साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो जो तार होते हैं उसमें जो एकल तार होता है उसे क्या कहा जाता है? कोर। एक से अधिक कोर्स मिलकर क्या बनाती है? तार। और एक से अधिक तार मिलकर क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाते हैं। तो बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर उपयोग किया जाता है। तो साथियों, डीसी जनरेटर 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी जनरेटर, सीरीज, दूसरा शंट, तीसरा कम्युनिटी कंपाउंड और चौथा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो साथियों, जो वेल्डिंग के लिए जिस जनरेटर का उपयोग किया जाता है उसे कौन सा जनरेटर कहा जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो दोनों वाइंडिंग होती है उनका फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होता है Φt, वो दोनों के अंतर पे निर्भर करता है। साथियों, डिफरेंशियल का मतलब होता है दोनों के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका अंतर डिफरेंशियल, अगर उनको जोड़ के काम में लिया जाए तो कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि खाली स्थान अर्थात वायु की जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है? इकाई अर्थात 1 के बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज आउटपुट प्रदान करते हैं। तो साथियों, लेवल कंपाउंड जनरेटर है वो सभी लोड पर स्थिर जो आउटपुट प्रदान करते हैं, अर्थात जहाँ पे जितना भी लोड बढ़ा दिया जाए वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो जनरेटर कहलाएगा वो लेवल कंपाउंड जनरेटर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्रोटॉन को एक अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर। तो साथियों, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और यह एक प्रोटॉन आवेश को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके जाएंगे तो दोनों के बीच के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जब दो आवेशों के बीच को जब निकट या दूर ले जाया जाता है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब वो दोनों आवेश एक समान प्रकृति के हो तो दोनों आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, अर्थात दोनों के अंदर प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ समान आवेश होंगे तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनमें स्थितिज ऊर्जा तो उत्पन्न होगी परंतु प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। वहीं बात की जाए एक प्रोटॉन आवेश की और एक इलेक्ट्रॉन आवेश की, तो दोनों के अंदर जब एक दूसरे को निकट लाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं और स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या आएगी? कमी आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक होता है। तो साथियों, डीसी मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोगी घटक होता है, आर्मेचर भी होती हैं, स्लिप रिंग भी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार भी होते हैं, ब्रश भी होते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा आवश्यक घटक कौन सा होता है? वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर डीसी मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक घटक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़ जाने पर। तो साथियों, जब डीसी जो मोटर जिसकी सप्लाई इनपुट सप्लाई एसी डीसी होती है उसके एसी जोड़ दिया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ मोटर डीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो श्रेणी और दूसरी शंट। जब दोनों के अंदर वाइंडिंग श्रेणी क्रम में है तब ये क्या होगी? मोटर तो चल तो जाएगी परंतु इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो ब्रश होते हैं ब्रशों के अंदर स्पार्क होगा।
श्रेणी मोटर है उससे एसी आपूर्ति से जोड़ देने पर ये मोटर तो चल तो जाएगी, परंतु इसमें जो ब्रश होते हैं ब्रशों पे स्पार्किंग अधिक होगा। वहीं बात की जाए शंट मोटर की, तो शंट मोटर का अंदर क्या होगा, यह मोटर घुन घुन की आवाज़ आएगी, कंपन होगा, परंतु चलेगी नहीं। तो ये भी आप रखना, श्रेणी मोटर को अगर एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो चल तो जाएगी, परंतु इसके कार्बन ब्रश होते हैं उसमें स्पार्किंग अधिक होगी। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति जिसे हम कहते हैं एन एस या तुल्यकालिक गति, और रोटर की गति जिसे हम कहते हैं एन आर के बीच का अंतर। तो साथियों एन एस माइनस एन आर किसके बराबर होता है, स्लिप के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, डबल केज इंडक्शन मोटर में दो रोटर केज एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर दो रोटर एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के अंदर एयर गैप का समय बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इंडक्शन मोटर के अंदर अगर ये स्टेटर भाग है और ये हमारा रोटर भाग है, तो इसके बीच के अंदर अगर एयर गैप का मान बढ़ा दिया जाता है तो पहली बात तो क्या होगी, जो पावर फैक्टर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। पावर फैक्टर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि जो चुंबकीय परिपथ बनता है स्टेटर और रोटर के मध्य, जो चुंबकीय परिपथ बनता है, तो गैप बढ़ा देने पर उसमें जो पारगम्यता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण चुंबकीय प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धारा का मान अर्थात चुंबकीय धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इंडक्शन मोटर के अंदर एयर गैप का मान बढ़ा देने पर चुंबकीय करंट का मान बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा, चुंबकीय इंडक्टेंस या प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि ये चुंबकीय पारगम्य पे निर्भर करती है। अगला हमारा प्रश्न है, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। अगर लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, 2.2 वोल्टेज होता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब साथियों एक लेड एसिड बैटरी में किसकी वजह से सल्फेशन दोष होता है। तो साथियों बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में न लिया जाए जिसके कारण, या लंबे समय तक चार्ज न किया जाए जिसके कारण इसकी क्या होती है, लुगदी जम जाती है, जिसे सल्फेशन दोष कहा जाता है। और इस सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हमें क्या किया जाता है, कम धारा और कम वोल्टेज पे बैटरी को हमेशा चार्ज, या जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है, इसे सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग किया जाता है। बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में ना लिया जा सके जिसके कारण सल्फेशन दोष हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किस वक्र का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पीवी, कौन सा वक्र, पीवी वक्र को दर्शाने के लिए यहाँ पे अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में पीवी वक्र का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता इकाई के बराबर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। AWG का विस्तार रूप क्या है। AWG का विस्तार रूप क्या है साथियों, अमेरिकन वायर गेज AWG का विस्तार है। SWG की बात की जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का विस्तार रूप है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड सिस्टम में किया जाता है। तो साथियों अगर कोई तार है उसके तार का 133% हिस्सा उसके ऊपर इंसुलेशन का चढ़ाया जाता है और वही केबल अंडरग्राउंड के अंदर उपयोग किए जाते हैं। अंडरग्राउंड केबल 11 kV 33 kV तक ही उपयोग की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
अगला हमारा प्रश्न है कॉन्गिंग शब्द किन से जुड़ा है? तो कॉन्गिंग शब्द इंडक्शन मोटर के से जुड़ा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका कारण क्या है कि इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर और रोटर के मध्य, उन्हीं के बीच में कॉन्गिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, यह कितने तारों से बना होता है? तो साथियों तारों का मापन 7/20 यहाँ पे हमें दिया गया है। तो अंश के अंदर जो संख्या लिखी होती है 7, ये क्या होते हैं? तारों की संख्या। क्या होती है? तारों की संख्या बटे 20 क्या होती है? तारों की मोटाई, अर्थात एक तार का SWG नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो यह जो 7/20 कॉपर है यह 20 SWG के 7 तारों से निर्मित है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो साथियों हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपर सॉल्यूशन के हमने 15वां पार्ट पढ़ा है, जिसके अंदर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।